नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर दमदार की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ देर बाद लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबर है कि बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही बैठक में अनुपूरक बजट के प्रारूप पर भी चर्चा होगी। ये अनुपूरक बजट मानसून सेशन के दौरान पेश किया जाना है। अनामिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, कौन कौन से मुद्दे जिन पर आज कैबिनेट में मुहर लग जाएगी? और देखिए मैंने कहा आज की जो कैबिनेट बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है हमारे पास उसके मुताबिक अलग अलग विभागों के कुल 29 प्रस्ताव ऐसे हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से सरकार आने वाले दिनों में इसी हफ्ते में अनुपूरक बजट पेश करने वाली है, उस बजट के प्रारूप को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उस पर आज मुहर लगनी है कैबिनेट के जरिए। इसके अलावा अलग अलग विभागों की जो सीएजी रिपोर्ट है उसको भी आने वाले दिनों में सदन के दौरान सदन के पटल पर टेबल करना है, तो उसको भी लेकर आज मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कानून को लेकर भी मसौदा तैयार हो गया है, उस पर भी सबकी निगाह है। बिल्कुल मैंने कहा, देखिए इस बीच राज्य विधि आयोग ने अपनी ओर से जो पॉलिसी है वो तैयार कर ली है और उसको आज मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप भी दिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इसी सदन की कार्रवाई के दौरान और इसी सत्र के बीचों बीच सरकार इसको विधेयक के तौर पर पेश कर सकती है। हालांकि सरकार के लोग अभी इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि ये जो मानसून सत्र होने वाला है हंगामेदार होने वाला है और सरकार इस मानसून सत्र में कई विधेयकों को पास करवा सकती है। और विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए, सत्ता पक्ष भी जाहिर सी बात है झुकने को तैयार नहीं होगी किसी भी मुद्दे पर। धन्यवाद अनामिका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। कल से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कब कब और क्या क्या होने वाला है आपको बताते हैं। विधानसभा और विधान परिषद की बैठक 17 अगस्त से 24 अगस्त के बीच चलेगी। 18 अगस्त को करीब 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। 19 अगस्त को मुहर्रम की वजह से छुट्टी होगी। 21 और 22 अगस्त को शनिवार और रविवार की वजह से अवकाश रहेगा, यानी कि 23 अगस्त को विधायी कार्य फिर शुरू हो सकेंगे और 24 अगस्त को बजट पर चर्चा होने के बाद इसे पास कर दिया जाएगा। इस दौरान कई विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाने हैं। और वहीं कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बना ली है। क्या है वो रणनीति, आपको दिखाते हैं। कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में समाजवादी पार्टी बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, कोरोना काल में भी अव्यवस्था को लेकर के, जो पंचायत चुनाव में पुलिस का गुंडाराज चला है, महिलाओं के साथ जो चीरहरण हुए हैं, इस तरीके के सारे मुद्दे और खास तौर से किसानों के मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सदन में सरकार को घेरेगी। और कल से यूपी का विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। मैंने अपनी पार्टी के विधायकों से ये अनुरोध किया है कि वे विधानसभा के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश में जनहित के मुद्दों को व खासकर 3 कृषि कानूनों के विरोध में, क्योंकि हमारी पार्टी शुरू से ही 3 जो कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किए किसानों की सहमति के बिना या उनको गुड फेथ में लिए बिना, तो हमारी पार्टी शुरू से ही इसके विरोध में है। और हमारी पार्टी ये चाहती है कि केंद्र की सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं लिए हैं। तो हमारी पार्टी का ये प्रयास होगा कि यूपी में बीजेपी इनको लागू ना कर पाए। तो एसपी बीएसपी ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से जवाब देती है और विधानसभा सेशन के दौरान कामकाज को अमली जामा पहनाती है। इससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में विपक्षी दल के नेता मौजूद रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से कोई मौजूद नहीं था। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसके एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सीएम योगी सहित विपक्ष के नेता मौजूद रहे। बैठक में बीएसपी की ओर से शाह आलम, कांग्रेस की ओर से आराधना मिश्रा, एसपी की ओर से एमएलए नरेंद्र वर्मा शामिल हुए। हमारी सदन चलाने की तैयारी पूरी है। आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी हुई थी और दलीय नेताओं की बैठक भी हुई थी। उसमें हमने लोगों से यही अपील की है
कि सदन चले। सदन एक चर्चा का मंच है और चर्चा के लिए ही हम लोग चुन के आते हैं और जनता में भी मैसेज अच्छा जाता है जब सदन में चर्चा परिचर्चा होती है। और सभी लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि वो सदन चलाने में सहयोग करेंगे। और मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। 3,500 किलोमीटर की इस यात्रा के जरिए सरकार जनता के बीच जाकर अपने काम गिना रही है और उसी की 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मथुरा में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया और यात्रा की शुरुआत की। हरदोई में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा यात्रा लेकर पहुंचे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं बाराबंकी में केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी के नेतृत्व में यात्रा पहुंची। कार्यकर्ताओं में यहाँ भी जबरदस्त उत्साह दिखा। इस दौरान पंकज चौधरी ने कहा कि मोदी जी के नारे के साथ सबका विकास को लेकर सरकार जनता के बीच जा रही है। वहीं उन्नाव में केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मोर्चा संभाला और यात्रा की शुरुआत की। जनता का आशीर्वाद आप साथ रहेंगे दिखाई पड़ेगा और मैं कह सकता हूं कि जनता का आशीर्वाद जैसे 2017 में मिला था उससे भी ज्यादा बड़ा आशीर्वाद 2022 में मिलने वाला है। विपक्ष भी आशीर्वाद लेने के सड़कों पर निकल चुका है। कितना आशीर्वाद मिलेगा, क्या मानते हैं आप? विपक्ष आशीर्वाद लेने नहीं निकला है, विपक्ष बौखला गया है, वो आक्रोश में घूम रहा है, आक्रोश यात्राएं करता घूम रहा है। इसलिए आशीर्वाद जनता की हम ले रहे हैं और आशीर्वाद जनता का हमको मिल रहा है, मिलेगा। किसान तो आक्रोश है आपसे, ऐसा लगता है लगातार धरना जारी है, क्या कहेंगे? देखिए किसान आक्रोशित नहीं है। देखिए हम लोग सबके बीच में जाने वाले हैं। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके तहत हमको सबके बीच में जाना है। लखनऊ से हम लोग बस्ती जाएंगे, बस्ती से सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर से महाराजगंज में यात्रा एक दिन मिलेगी। उसको कुछ पार्टियां जो है जातिगत रैली कर रही है 2022 को लेके, उस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है और हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। महिलाएं जनता के बीच में काम करते हैं, इसी काम को लेकर हम जनता का जिंदा लोगों को आवाज न देकर के जो कब्रिस्तान में जो दफनाए गए थे वो मुर्दे भाग न जाए, इसलिए कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई गई। सही बात है। चुनावी साल में ऐसी तस्वीरें आम होगी जब जनता हाथ जोड़े जनता के बीच होंगे नेता। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन से घबरा गई है। ये जो हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं तो इन सम्मेलनों को, इन कार्यक्रमों को फेल करने के लिए तो किस्म किस्म के हथकंडों के तहत अब ये पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी बाढ़ की आड़ में भी घिनौनी राजनीति कर रही है, जो ये अति शर्मनाक व निंदनीय भी है। और इस बीच बाराबंकी से प्रबुद्ध सम्मेलन के तीसरे चरण का आगाज हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा ने बीजेपी और एसपी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2022 में योगी सरकार का सफाया हो जाएगा। साथ ही सतीश मिश्रा ने यह भी दावा किया कि 2022 में जनता समाजवादी पार्टी को भी नकार देगी। 2007 की तरह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाने के लिए सर्व समाज को साथ में लेके चल रहे हैं, सभी को लेके चल रहे हैं और किसी से इसीलिए गठबंधन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन हम लोग यहाँ की जनता के साथ कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार। सभी पार्टियां अलग सम्मेलन कर रही हैं, अलग अलग सम्मेलन हो रहा है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी जन आक्रोश रैली निकाल रही है। मकसद है बीजेपी की नाकामियों को जनता के बीच ले जाना। विधानसभा सत्र चलाने के लिए यूपी सरकार सभी दलों के साथ बैठक कर रही है। सदन के कामकाज को लेकर एकमत बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सदन के बाहर क्या हो रहा है ये भी देखिए। समाजवादी पार्टी यूपी में जन आक्रोश रैली निकाल रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में महंगाई, बेरोजगारी के मसलों पर समाजवादियों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के साथ साथ महान दल के कार्यकर्ता भी शामिल थे। पीलीभीत, बीसलपुर में घंटों तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक भी हुई। समाजवादियों ने कहा कि सरकार ने जनता से ठगी की है, इसीलिए पब्लिक में गुस्सा है। महंगाई खत्म नहीं हुई, महंगाई 3 गुना 4 गुना बढ़ गई।
डीजल का दाम 43 रुपए वाले का 90 रुपए के ऊपर दाम हो गया। पेट्रोल जो 63 रुपए वाला था इन 7 सालों में 107 रुपया हो गया। तो हमारी गाड़ियां आ रही थी, जो वाहन आ रहे थे जुलूस में शामिल होने के लिए, उन गाड़ियों को प्रशासन ने ये कहा कि चीनी मिल के ग्राउंड में डलवा दिया कि इससे अव्यवस्था सड़क पर फैल रही। जब आपका जुलूस शुरू होगा, आपके नेतागण आ जाएंगे तो आप निकाल लीजिएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 19 अगस्त को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खिलाड़ियों का कुंभ आयोजित किया जाएगा। यहां सीएम योगी टोक्यो ओलंपिक के पदक वीरों को सम्मानित करेंगे। साथ ही महिला हॉकी टीम और गोल्फ खिलाड़ी को भी सम्मानित किया जाएगा। सीएम मिशन युवा भी लॉन्च करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में जो देश के लिए नाम रोशन करके देश का जो आए हैं ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ी और चौथे नंबर पर रहने वाली हॉकी टीम और चौथे नंबर पर रहने वाली हमारी गोल्फ की जो है धावक, उन सबको बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है। इधर गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट केस में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के आरोप में लोकल नेता उम्मेद पहलवान पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानी कि एनएसए के तहत मामला दर्ज हुआ है। उम्मेद ने इस मामले में एनएसए खारिज करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, शासन और एडवाइजरी बोर्ड के पास अपील की थी, लेकिन ये सारी अपील खारिज हो गई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि थाना लोनी बॉर्डर में बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में वाली जो घटना हुई थी, उसमें उम्मेद पहलवान के द्वारा फेसबुक लाइव करके धार्मिक भावनाएं भड़काई गई थी एवं भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा उम्मेद पहलवान को रासुका में नियुक्त किया गया था। तो ऑनरेबल एडवाइजरी बोर्ड लखनऊ के द्वारा रासुका को अप्रूवल दिया गया है। अब इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो हम लोग के द्वारा इसमें की जा रही है और आगे जो भी जानकारी होगी दी जाती है। और आगे बढ़ते हैं। बीएचयू आयुर्वेद के छात्र परिसर में ही धरने पर बैठे हैं। दर्जनों की संख्या में धरने पर बैठे छात्र पीजी में सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कई साल से आयुर्वेद विभाग में पीजी की सीटें अब तक बढ़ाई नहीं गई हैं। उन्होंने कई बार मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं कार्यवाहक डीन छात्रों को मनाने में जुटे हैं। चलिए अब एक जरूरी जानकारी आपके लिए। यूपी में जल्द ही छोटे बच्चों के स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने 23 अगस्त से 6 से 8वीं तक के स्कूल खोलने और 1 सितंबर से 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए। सीएम ने निर्देश दिया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन भी अब तैयारियों में जुट गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खुल गए। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूलों को खोला गया है। फिलहाल स्कूल 2 शिफ्ट में चलेंगे। 50% क्षमता के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर 3 शहरों की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नोएडा, लखनऊ और मेरठ। इतने दिनों बाद स्कूल पहुंचने पर छात्र भी काफी खुश नजर आए तो शिक्षक भी उत्साहित दिखे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।